नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 वर्षों से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में मार्केट रेगुलेशन को लेकर एक अलग फाइट चल रही थी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की तरफ से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी है, उनके बीच में एक बड़ी जंग चल रही थी कि भारत के अंदर जो क्लियरिंग हाउस है उसको कौन रेगुलेट करेगा। ये आप देख सकते हो खबर, आरबीआई विंस सुपरवाइजरी टफ एज ईएसएमए रिलेंट्स ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये है क्या, ईएसएमए क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है। डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आरबीआई और यूरोपियन यूनियन में क्या प्रॉब्लम्स था। लेकिन मैं आपको बता दूं, फाइनली यूरोपियन यूनियन को झुकना पड़ा और यहां पर आरबीआई की बड़ी जीत हुई है। क्योंकि अक्सर ये होता था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो चाहती थी वो डेवलपिंग कंट्रीज से, भारत जैसे देशों से मनवा लेती थी, जो चाहती थी वो करती थी। लेकिन अब ये नहीं होने वाला। भारत ने भी इस बार ठान लिया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे और इस वीडियो के तहत आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, सफलता महोत्सव के दौरान आपको 60% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर मिलेगा 27 मार्च तक। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इशू किसके बीच में था। देखिए, भारत की तरफ से आप देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सब जानते ही हो, ये हमारी सेंट्रल बैंक है, बैंकों को रेगुलेट करती है। लेकिन साथ ही साथ जो भारत में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है मनी के लिए, फॉरेक्स के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, उसको भी रेगुलेट करती है। अब इसको थोड़ा सा समझिए। अगर हम बात करते हैं क्लियरिंग हाउस की, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए एसबीआई का शेयर है, या फिर टाटा का कोई कंपनी का शेयर है, रिलायंस का शेयर है। मान लीजिए आप कोई शेयर को खरीदते हो, राइट। तो अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। मान लो 1000 रुपए का शेयर है तो आपको 1000 रुपए देना होगा। फिर जिसके पास शेयर है उसको 1000 रुपए मिलेंगे और आपके पास वो शेयर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें इंटरमीडियरी की तरह काम करता है क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस तो कई रोल में आ सकता है। ये तो मैंने आपको शेयर के बारे में बताया। वैसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। मान लीजिए गवर्नमेंट अपना बॉन्ड बेच रही है, या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बॉन्ड है, व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, ठीक है। अब मान लो बी को ए से बॉन्ड खरीदना है, गवर्नमेंट का बॉन्ड लेना है, तो ए जो है वो बॉन्ड देगा बी को और बी उसके लिए क्या करेगा, पेमेंट देगा, रुपए देगा, राइट। लेकिन ये सारा ट्रांजैक्शन अच्छे से हो सके, इसके लिए बीच में होता है क्लियरिंग हाउस, जिसको हम कहते हैं सीसीपी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब सीसीआईएल अगर आप देखोगे, जो भारत की सबसे बड़ी और प्राइमरी क्लियरिंग हाउस है, वो कई चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे भारत के गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, फॉरेक्स ट्रेड हो गया। फॉरेक्स ट्रेड मतलब जो हम रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज होता है। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इन सब में यहाँ पर इंटरमीडियरी की तरह काम करता है और ये भारत का सबसे बड़ा क्लियरिंग हाउस है। अब क्लियरिंग हाउस आप देखेंगे भारत में तो बहुत सारे हैं। मेजर 6 प्रकार के क्लियरिंग हाउस है। डोंट वरी, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो एक तरफ आरबीआई है। फिर आरबीआई किसके लिए लड़ रहा था, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहा था। मतलब यहां पर हमारे देश की जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई फाइट कर रहा था। किससे, यूरोपियन यूनियन की ये एजेंसी है जिसका नाम है यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन की फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर है। मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊं तो भारत में आप सब सेबी के बारे में जानते होंगे, राइट, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, राइट। तो ये उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के लिए काम करता है यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों के बारे में आपको अब समझ में आ गया होगा ये है क्या। क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ। बेसिकली क्या है ना, यूरोप के अंदर एक कानून है जिसका नाम है यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन। इसके तहत यह है कि जो भी यूरोपियन बैंक है, अगर वो यहां पर क्लियरिंग हाउस का इस्तेमाल करता है, किसी भी क्लियरिंग हाउस का इस्तेमाल करता है जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है ईएसएमए के द्वारा, तब तो ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, सीसीआईएल, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब क्या है कि मान लो अगर यूरोप में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, यूरोप में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको भारत का बॉन्ड खरीदना है। तो भारत का बॉन्ड खरीदना है तो बीच में कौन होगा,
क्लियरिंग हाउस के तौर पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा। तो यूरोप का बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा, अपने यूरोपियन बैंक का इस्तेमाल करेगा ताकि वहां से पेमेंट भारत ट्रांसफर कर सके। और ये सारी प्रोसेस में कौन बीच में आएगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या है कि यूरोप के अंदर जो कानून है वो ये कहता है कि आपको उसी के थ्रू यहां पर एक्सचेंज करना है जिसको यूरोपियन मार्केट इंफ्रा मतलब जो यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी जिसको रिकॉग्नाइज करती है। मान लो यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी हमारे सीसीआईएल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे देश के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने में प्रॉब्लम आएगी, उसको ज्यादा फी पे करना पड़ेगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो कि यहां पर जो यूरोपियन अथॉरिटी है, यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी है, वो रिकॉग्नाइज करती है अलग अलग देशों के क्लियरिंग हाउसेस को। और अगर वो क्लियरिंग हाउस को बोल दिया उसने कि ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, तो कई बार ये लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे देश में क्लियरिंग हाउस है उसके ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब समझिए, क्लियरिंग हाउस किसका है, भारत का है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि हम आपके क्लियरिंग हाउस में जांच करेंगे कि आप सही से चीजों को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब से स्टार्ट हुआ, 2022-23 में यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी ने भारत की जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उसको कह दिया कि दे आर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियन यूनियन बैंक्स। मतलब कि यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट एजेंसी जब चाहे हमारे क्लियरिंग हाउसेस के ऊपर इंस्पेक्शन कर सकती है, हमारे क्लियरिंग हाउसेस के ऊपर सुपरविजन कर सकती है, वो हमारे ऊपर लीगल अथॉरिटी इंटरवीन कर सकती है एक प्रकार से। लेकिन यहीं पर आरबीआई ने ऑब्जेक्ट कर दिया। आरबीआई ने कहा कि भाई आप कौन होते हो, मतलब हमारे देश की एजेंसी है, जो भी क्लियरिंग हाउसेज है सीसीएल वो हमारे देश का है। अगर यहां पर कोई भी जांच करनी होगी, कोई भी कंसर्न होगा तो आरबीआई खुद करेगी। ये हमारे सॉवरेनिटी से रिलेटेड कंसर्न है। यहां पर जो लीगल ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि भारत के कानून में कोई भी हमारी एजेंसी है, हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे रेगुलेटर ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूरोप या फिर अमेरिका का कोई एजेंसी होगा वो हमारे ऊपर निगरानी नहीं कर सकता। और इसकी वजह से बड़ा खतरा यह भी था कि अगर मान लो हम कल के डेट में यूरोपियन स्पेस मार्केट एजेंसी को यह अलाउ कर देते कि भारत के क्लियरिंग हाउसेस के अंदर जाओ और जांच करना स्टार्ट कर दो, तो इसकी वजह से क्या होता, फिर यूएस के रेगुलेटर, यूके के रेगुलेटर वो लोग भी कहना स्टार्ट कर देते कि हम भी भारत की जो क्लियरिंग हाउसेज हैं उसके ऊपर जांच करेंगे। अब हुआ क्या, देखिए यहां पर क्या होता है कि क्योंकि भारत ने ईएसएमए के कंडीशंस को नहीं माना, इसकी वजह से यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी ने हमारे 6 क्लियरिंग हाउसेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज करने से बंद कर दिया। अब ये 6 कौन से हैं, देखो सबसे बड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर एक और है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी शेयर्स के एक्सचेंज होते हैं ना उसको क्लियर ये करती है, उसके बीच का इंटरमीडियरी ये है। सेम उसी प्रकार से हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर्स की अदला बदली होती है उसको एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड आपका देखती है। फिर उसी प्रकार से जो कमोडिटीज एक्सचेंज है उसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखती है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा गिफ्ट सिटी के बारे में, तो वहां पर जो है इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो उसका देखभाल करती है। तो इस तरह से कुल हमारे देश में 6 क्लियरिंग हाउसेज हैं। तो यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी ने कह दिया कि हम इन 6 को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या आएगा, इसका इंपैक्ट ये आया कि जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो यहां पर अगर मान लो यूरोप में बैठा होगा कोई व्यक्ति है, अगर उसको भारत के किसी शेयर्स को खरीदना है, भारत के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदना है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा कैपिटल देनी पड़ेगी, उसके लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब इससे होगा क्या कि पहले जो यूरोप से हमारे पास पैसा आता था वो आना बंद हो जाएगा, फॉरेन पार्टिसिपेशन रुक जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और देखिए यहां पर यूरोपियन यूनियन को लग रहा था कभी ना कभी तो भारत मानेगा, हम भारत के ऊपर काफी दबाव बना देंगे, ऐसा यूरोपियन यूनियन को लग रहा था। लेकिन आरबीआई झुका नहीं। आरबीआई ने कहा कि चलो अगर आप हमारे क्लियरिंग हाउसेस को रिकॉग्नाइज करोगे कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कब तक नहीं करते हो। और अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, खबर आती है कुछ दिन पहले कि जनवरी में आरबीआई और यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी के बीच में एमओयू साइन हो गया है। और इस एमओयू में ध्यान से समझिएगा क्या है, पहले यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट एजेंसी डायरेक्ट सुपरविजन चाहती थी, लेकिन एमओयू में जो साइन हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अब वो डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करेगी।
अगर डायरेक्ट सुपरविजन करना है तो सिर्फ आरबीआई करेगी, और आरबीआई जो इन्फॉर्मेशन देगी ईएसएमए को, उसको उसी पर रिलाई होना पड़ेगा। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो प्राइमरी अथॉरिटी है आरबीआई की वो प्रिजर्व रही, भारत की लीगल सॉवरेनिटी प्रिजर्व रही, और जो कॉपरेशन था वो चलता रहेगा विदाउट एनी इंटरफेरेंस। मतलब यूरोप हमारे क्लियरिंग हाउसेज में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और इसी की वजह से ये भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक विन है। क्यों है? क्योंकि रेगुलेटरी सॉवरेनिटी को हमने मतलब बचा कर रखा। भारत ने सक्सेसफुली रेसिस्ट किया कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सुपरविजन होना चाह रहे थे हमारे देश में, वो हमने उसको रोक दिया। फिर ये ग्लोबल फाइनेंशियल पावर शिफ्ट को भी दिखाता है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो भी वेस्टर्न रेगुलेटर्स हैं वो हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स इंपोज करते थे, इमर्जिंग इकोनॉमीज को कंप्लाई करना पड़ता था। लेकिन ये जो केस हुआ है ना, इससे दिखाता है कि भारत जो है वो इक्वल फुटिंग पर नेगोशिएट कर रहा था। यूरोपियन यूनियन को अपना स्टैंड चेंज करने के लिए दबाव में डाला, और अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन को करना पड़ा। और फिर एक और चीज है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। देखो क्या है ना कि जो सीसीआईएल है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो डेली ट्रिलियंस ऑफ रुपीस, ट्रिलियंस ऑफ जो अमाउंट है वो यहां पर ट्रांजैक्शंस करता है, कोर गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट को ऑपरेट करता है। अगर हम फॉरेन रेगुलेटरी अथॉरिटी को अलाउ कर देते सीसीआईएल हैंडल करने के लिए, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रेस आ सकता था, लेकिन हमने उसको बचा लिया। फिर इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। क्या है कि ये जो एग्रीमेंट है वो तब हो रहा है जब आप सब जानते हो भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हुआ है। तो इसमें फाइनली यूरोपियन यूनियन को लगा कि भाई देखो, हम भारत जैसे बड़े मार्केट को आइसोलेट नहीं रख सकते, हमें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, हम कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते भारत जैसे मार्केट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज बता दूं, अभी तो एमओयू साइन हुआ है आरबीआई और ईएसएमए के बीच में, यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट अथॉरिटी के बीच में। अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा सेम इसी तरह से सेबी और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है भारत की, ये सब भी ईएसएमए के साथ एमओयू साइन करेंगे। मतलब अब जो कन्फ्रंटेशन था वो खत्म होने जा रहा है, और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होगा। देखो फ्यूचर में क्या होगा कि भारत इसी प्रकार का रिकॉग्निशन अरेंजमेंट चाहेगा बाकी देशों से, यूएस के साथ, यूके के साथ। हम बोल सकेंगे देखो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा रखा है अपना अरेंजमेंट, और इसकी वजह से जो गिफ्ट सिटी है उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी मजबूती मिलेगी कि देखो हमारे लिए आरबीआई जो है वो चट्टान की तरह खड़ी है, हमें बाहर के देशों के से जो है ऊपर हम कहते हैं ना निगरानी रखना, वो अब नहीं हो सकेगा। तो आई होप कि आपको समझ पा रहे होगे कि ये आरबीआई के लिए कितनी बड़ी जीत है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ कन्फ्रंटेशन चल रहा था इतने वर्षों से, वो फाइनली खत्म हो गया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इसमें से कौन कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। हम भी सफलता महोत्सव चल रहा है जिसमें 60% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं, अगेन कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।